मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम 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 सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजे धृत खर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजे धृत खर करवाले अबला कनुमात वाले बहुबल धरणीं नमामि तरणीं रिपुदल वरणीं मातरम वंदे वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम 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 सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजे धृत खर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजे धृत खर करवाले
अब लखन मत बोले बहुबल धरनीं नमामि तरणीं रिपुदल वर्णीं मातरं वन्दे विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम नानासुगन्धे पुष्प संघ दक्ष नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदन्ते महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदन्ते तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते नमो शक्तिमन्युराशान्तभूता नमो शक्तिमन्युराशान्तभूता ये सादरं त्वां नमामो वयं ये सादरं त्वां नमामो वयं कार्याय कार्याय वत्तादीयम् तंचैव यत्कण्टका कीर्णमार्गं तंचैव यत्कण्टका कीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारे स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारे समुत्कर्ष निःश्रेयसस्य साधनं नाम वीरव्रतं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तः सुपूर्त्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः सुपूर्त्वक्षया ध्येयनिष्ठा वेदन्तौ प्रजागर्तु तीव्रानिशं वेदन्तौ प्रजागर्तु तीव्रानिशं विजेत्री च न सहता कार्यशक्तिर्विजेत्री च न सहता कार्यशक्तिर् विधायस्य धर्मस्य संरक्षणं विधायस्य धर्मस्य संरक्षणं समर्था भवत्वा शिशाते वृषं समर्था भवत्वा शिशाते वृषं भारत माता की जय भारत माता की जय भला प्रणाम 1 2 3 ऊपर पीछे रन को साथ लेके बैठेंगे भविष्य दीजिए कार्य का परिचय कराएं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब के लिए यह बड़े गौरव का क्षण है कि हम सभी संघ के 100 वर्ष परिचय करवाना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। श्रीमान राजीव महाजन जी, आप मूल रूप से चंबा के मोहल्ला लाकड़ी के रहने वाले हैं। 1991 से आपने अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है। आपने 7 वर्षों तक चंबा जिला के
जिला विज्ञान पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। आपने 32 वर्षों तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी। आप 2023 में मुख्य अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए और आज आप संघ के शताब्दी वर्ष के विजयदशमी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सुभाषित और अमृत वचन के बाद आपका संबोधन सुनने को मिलेगा। श्रीमान राजेश जी, आप मूल रूप से कुंभ के रहने वाले हैं और वर्तमान में आपका निवास स्थान चंबा में है। आप शिक्षा विभाग से जिला परियोजना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप श्रीमान सुरेंद्र महाजन जी, आप चंबा के रहने वाले हैं। आपका अपना निजी व्यवसाय है। आप चंबा नगर के माननीय नगर संघ चालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप मूलतः ऊना के रहने वाले हैं। आपकी शिक्षा एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से हुई है। वर्तमान में आप राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इसलिए कहा जाता है कि सतयुग में ज्ञान की शक्ति और द्वापर में युद्ध की शक्ति और त्रेता युग में मंत्रों की शक्ति में बल था। किंतु आज जिस कलयुग को, जिस सृष्टि को हम अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उस सृष्टि में संगठन में शक्ति ही प्रधान है। धन्यवाद। आत्मविश्वास करिए, हिंदू राष्ट्र करिए, आत्मविश्वास हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो मैं मंच पर उपस्थित श्री राजेश कुमार जी, माननीय संघ संचालक जिला चंबा, सुरेंद्र महाजन जी, माननीय नगर संचालक चंबा नगर, श्री दीपक आंग्रा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, उपस्थित सभी स्वयंसेवक तथा बाहर से आए हुए सभी दर्शकगण, मैं आपका इस आयोजन में स्वागत करता हूं। मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि इस संस्था को बने हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और जो सरकार ने इसके लिए एक टिकट और एक 100 रुपये का सिक्का जारी करने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया था, वो पिछले कल प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भाई जी ने कल जारी कर दिया है। ये अपने आप में संघ के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि 100 वर्ष पूरे करने पर इसी उपलक्ष्य में श्री दत्तात्रेय सरकार्यवाहक जी ने इस शताब्दी वर्ष को राष्ट्र जागरण का वर्ष बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया है और इस पूरे वर्ष को जागरण वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है। ये जो संगठन है, ये सबसे बड़ा एनजीओ है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है ये आरएसएस, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर विभिन्न आपदाओं में भी देश को
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ एक जड़ संगठन ही नहीं अपितु चिंतनशील जीवन संगठन है। संगठन का शताब्दी वर्ष केवल एक मील पत्थर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन में उसकी प्रासंगिकता का प्रतीक है। जैसा कि देखा गया है, संगठन का कार्य केवल गठन तक ही सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज को जागृत करना भी और उसको संगठित करना भी संगठन का कार्य है। और जो समाज संगठित होता है वही देश तरक्की करता है। बिना संगठित समाज के ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। मजबूत भारत का स्वप्न जो हम सोचते हैं बार बार कि मजबूत भारत बने, तो उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें केवल गौरव गाथाओं पर ही नहीं निर्भर रहना पड़ेगा, परंतु विज्ञान, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्कृति पर भी अपना जोर देना पड़ेगा। तभी ये भारतवर्ष जो है तरक्की कर पाएगा। अब समय आ गया है कि भारत अपना योगदान विभिन्न गतिविधियों में पूरे संसार को दे, और जैसा भारत अभी दे भी रहा है पूरे संसार में। और ये बहुत खुशी की बात है कि संघ की यात्रा 100 वर्ष जो है वो अनवरत चलती रही। संघ का कार्य समाज की गुणात्मक उन्नति करना है। हमें आत्मनिर्भर होना होगा, क्योंकि जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज उन्नति नहीं कर सकता। संघ का सबसे पहला कदम, अब जैसे परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, संघ का सबसे पहला कदम स्वतंत्रता से पहले भारतवर्ष को स्वतंत्र कराना था, परंतु अब ये जब स्वतंत्र हो चुका है तो अब लक्ष्य जो है वो बदल गया है। अब इसका लक्ष्य राष्ट्र को महान बनाना हो गया है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए नेता, सरकार और संगठन सदा सहायक होते हैं, परंतु जो सबसे अहम बात है वो समाज ही है, क्योंकि समाज के बिना कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। सबसे अहम बात जो है वो समाज ही है। और ये जागृति राजनीति से नहीं आएगी, ये अपने लोकल स्थानीय नेतृत्व को सुदृढ़ करना होगा, तभी इसका जो कार्य है वो होगा। हमें इसके लिए चरित्रवान युवाओं की आवश्यकता होगी, जो देश के साथ, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, क्योंकि भारत जो है वो अभी सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। तो युवा जो है वो देश को आगे लेने के लिए इसको ज्वाइन करें और कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र को समर्पित हो जाएं। हमें गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर जाकर इस हालत को जगाना पड़ेगा और ऐसे युवाओं का निर्माण करना होगा जो संगठन के साथ काम करें। और हमें अपने दोषों को हटाना और उन्हें गुणों को विकसित करना भी एक अनिवार्य कार्य होगा। भारत का अस्तित्व प्राचीन है और बदलती परिस्थितियों में भी उस एकता बनी रहे, ये अहम मसला है। राष्ट्र को खड़ा करने के लिए
हमें अपना प्राचीन स्वरूप जिंदा करना होगा। वसुदेव कुटुंबकम की पूरी पृथ्वी एक परिवार है और ये विश्व के कल्याण की कामना करता है। ये केवल विचार ही नहीं अपितु ये भारत की एक जीवन शैली है। ये जो वसुदेव कुटुंबकम है ये छोटे दिल वालों के लिए नहीं है, जो क्योंकि पूरे विश्व को एक परिवार मानना एक छोटे दिल वालों का काम नहीं है, क्योंकि छोटे दिल वाले सिर्फ अपने हित के लिए ही काम करते हैं। और संघ का मूल कार्य स्वयं सेवक तैयार करना भी है। सर्वे भवन्तु सुखिना ये केवल मात्र एक श्लोक ही नहीं है, इसमें सभी परिवारों की सुखी और रोग मुक्त होने के लिए प्रार्थना की गई है। मैं जैसे बात कर रहा था कि इन्होंने बताया कि इस शताब्दी वर्ष में संगठन के पंचभूत 5 मूल उद्देश्य हैं। हर घर, हर गांव, हर बस्ती में गुणवत्तापूर्ण जीवन पर काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पंच परिवर्तन स्वधारित जीवन शैली है। नंबर 1 पर स्वधारित जीवन शैली जो स्वयं के अधीन हो, एक आत्मनिर्भर संरचना हो। जैसे हम आजकल नौकरी की डिमांड करते हैं, तो हमें नौकरी से ज्यादा अपने रोजगार खोलने होंगे ताकि हम अन्य लोगों को भी इसमें रोजगार दे सकें। दूसरा, मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। मानने वाला ये देश सदा ही अपनी नदियों, वनों, पहाड़ों को पूजता रहा है। आज पर्यावरण की जिस वैश्विक संकट से संसार पीड़ित है, जैसा कि अभी आपने देखा ही था पीछे कि पूरे भारतवर्ष में अभी जो बादल फटने की घटनाएं हो रही थी, खासकर हिमाचल में जो घटनाएं हुई, जान और माल का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो हमें इस पर्यावरण को भी बचाना होगा। सरकार भी इसके लिए कई काम कर रही है। ये नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति पेड़ ही लगाता रहे और दूसरा पेड़ काटता ही रहे, तब तो पर्यावरण नहीं बच सकता। पर्यावरण बचाने के लिए सभी को एक होना होगा। तीसरा बिंदु जो है वो सामाजिक समवस्था है। हमारे समाज में भिन्नता ही योग्यता है और इस भिन्नता का सम्मान स्वयं हमारी संस्कृति में रहा है। मुख्य अतिथि श्रीमान राजीव महाजन जी, उपस्थित स्वयंसेवक बंधुओं और समाज की सज्जन शक्ति, जैसा कि सभी को विदित है, सूचना के मुताबिक हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आज का ये दिन संगठन के स्वयंसेवकों के मानस चित्र पर एक ऐसा क्षण है जिसको हम शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो ऐसा क्षण की अनुभूति, इस अनुभूति को लेके पूरे साल भर जो कार्यक्रम हम संगठन करने जा रहा है, उसका शुभारंभ का दिन आज है। तो इस क्षण पर हम संगठन की जो यात्रा है, जो 100 वर्ष की यात्रा, उसके कुछ क्षणों को भी याद करेंगे और साथ में आगे की अपनी जो भूमिका रहने वाली है, समाज में क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरह से आगे हमने कार्य करना है इस 1 वर्ष में और आगे समाज में अपने कार्य को कैसे लेके जाना है, उसके बारे में आज कुछ बातचीत हम करेंगे। पर उसको शुरू करने से पहले कुछ महानुभाव, कुछ देश के ऐसे वीरों को
जिन्होंने देश के लिए अपना सर्व निछावर किया, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी के 350वां वर्ष जो उनका शहीदी दिवस है वो इस वर्ष में मनाने जा रहे हैं, वो भी मनाया जाएगा इस वर्ष। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी जिनको हिंद की चादर भी कहा गया, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के कहने पे अपना जीवन निछावर कर दिया, तो उनका 350वां दिवस 50वां वर्ष ये इस वर्ष में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हैं और साथ में महात्मा गांधी जी को भी नमन करते हैं। अपना जो ये देश है भारतवर्ष एक प्राचीन राष्ट्र है, जिसकी जो यहाँ पे ऋषि मुनि हुए, जो यहाँ पे जिन्होंने जहाँ जीवन जिया, उन्होंने ऐसे जीवन मूल्य यहाँ पे स्थापित किए जिसके कारण जो अपना देश है वो एक तरह से सोने की चिड़िया कहाया गया। जहाँ पे जो परिवार व्यवस्था थी, जो यहाँ के पर्यावरण की व्यवस्थाएं थी, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल की व्यवस्था जो शुरू से यहाँ अपने ऋषि मुनियों ने स्थापित की, उस गुरुकुल व्यवस्था के कारण ही अपना जो यह देश है विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित था। पर धीरे धीरे जैसे एक लंबा कालखंड गुलामी का अपने देश में रहा, जिसके कारण जो ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी उसको भी नष्ट किया गया और उसके साथ साथ यहाँ जो हमारे पर्यावरण का भी एक तरह से नुकसान हुआ और जहाँ की जो गुरुकुल व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था, उसको मैकाले की एक व्यवस्था से उसको बदला गया और उसके कारण जहाँ ऐसे कालखंड, उस कालखंड में अंग्रेजों का कालखंड आया और उससे पहले मुगलों का कालखंड था, जिन्होंने देश की सारी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं तहस नहस किया और अंत में आके हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो भी 1835 के बाद एक तरह से ध्वस्त हो गई। इसी कालखंड में जैसा हमें विदित है, अपने देश को आजाद कराने के लिए 1857 का पहला विद्रोह हुआ और 1857 के बाद वो विद्रोह जो संग्राम 1857 का संग्राम था वो एक तरह से विफल हुआ और उसके बाद एक धारा अपने देश में चली जो देश को आजाद कराने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। पर उसके साथ साथ एक राजनीतिक संघर्ष चलता रहा और एक क्रांतिकारियों का संघर्ष चला। क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला अपने देश में देश को आजाद कराने के लिए लगी रही। उस कालखंड में भी जो अपने देश के जीवन मूल्य हैं, किस तरह के जीवन मूल्य यहाँ स्थापित हों, किस तरह देश आगे बढ़े, इसके ऊपर भी विचार, कुछ विचारवान लोगों ने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया। उनमें से एक विचारक, एक बालक जिसका नाम बाद में डॉक्टर केशव पड़ा, जो अपने दाईं तरफ एक चित्र लगा है। बालक केशव जब छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो वहां पे एक अपनी क्लास में पढ़ते हुए अपने देश में, क्योंकि वंदे मातरम अपने देश की जय बोलना ये भी कहीं ना कहीं उसको एक पाप समझा जाता था, उसके ऊपर प्रतिबंध था। उसके कारण उन्होंने अपने स्कूल में, अपने नागपुर जहां वो पढ़ते थे, अपने उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था, ऐसा एक व्यूह रचना की जिसके कारण जब भी अधिकारी कोई उनकी कक्षा में जाता था तो वहां पे वो उसका स्वागत कैसे करते थे? वंदे मातरम से स्वागत करते थे। उसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां के अधिकारियों ने, क्योंकि वंदे मातरम बोलना एक तरह से अपराध था, बैन था वहां पे लगा हुआ उसके ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये खोजना शुरू किया कि किसने इस तरह की व्यवस्था, किसने इस तरह की रचना की है। तो जब 3-4 महीने बीत गए, कहीं पता नहीं लगा, तो उन्होंने
उसमें एक स्कूलों में एक सर्कुलर निकाला कि जो भी माफी मांग लेगा, माफी भी कैसे मांगनी, स्कूल के गेट पे एक गेट लगा दिया, उसके ऊपर जाते समय ये पूछना कि ये पाप है, ये गलत है वंदे मातरम बोलना। तो जिसने सिर हिलाया उसको अंदर, और जिसने बोला कि नहीं, तो उन्होंने उस चीज का भी विरोध किया। तो ऐसे बालक केशव, जो जन्मजात जिसको देशभक्त कहा गया, ऐसे बालक ने आगे चल के क्रांतिकारियों का भी सहयोग किया। उसके काम के लिए वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में जाके उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की। उस एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने, जो वहां पे अनुशीलन समिति थी, उस अनुशीलन समिति के एक एक्टिव सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो ऐसा डॉक्टर केशव, ऐसा बालक डॉक्टर केशव जब पढ़ाई पूरी करने के बाद, जैसा होता है कि उस समय जिसने मेडिकल की पढ़ाई की, एमबीबीएस पूरी की, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी और शादी की उसको ऑफर आने शुरू हुए, और उन्होंने उन चीजों को भी ठुकराया और उन्होंने कहा कि मुझे समाज का काम करना है, समाज में रह के मुझे काम करना है। तो आके उन्होंने क्या किया, जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत जब वो नागपुर वापस आए, वहां आकर उन्होंने संगठन कांग्रेस में ज्वाइन किया। तो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में वहां पे काम किया। पर देश के प्रति उनकी जो मन में भावना थी, कैसी भावना थी कि जो ये अंग्रेजों का शासन है, ये एक तरह से हमारे ऊपर एक तरह से जो राज कर रहे हैं, ये गलत राज है। तो उन्होंने उसका विरोध किया। उसके कारण उनके जो जिस तरह का उन्होंने वहां पे भाषण दिया, उस भाषण के कारण उनके ऊपर देशद्रोह का एक सेडिशन का जो चार्ज लगा, और उस सेडिशन के चार्ज के कारण जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, और उस कोर्ट में पेशी के दौरान उनको बोला गया कि आपने कोई अपने पक्ष में कोई किसी वकील को खड़ा करना है, तो उन्होंने खुद उसके रूप में खुद खड़े हुए उसके लिए। और जब वहां पे भाषण दिया, तो वो भाषण, उसमें उन्होंने कहा कि जो आपका ये कोर्ट है, मैं इसको भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कोर्ट है। तो इसलिए कहने का भाव, तो उनके जो जज था वहां पे, उसने कहा कि जो आपका भाषण, जो ये कोर्ट में दिया गया भाषण, उससे भी ज्यादा बड़ा अपराध है जो आपने, जिसके कारण आपके ऊपर चार्ज लगा है। तो ऐसे डॉक्टर केशव, ऐसा उनका व्यक्तित्व था जिसके कारण उसके कारण उनको 1 साल का एक श्रम कारावास का दंड उसमें मिला। पर उन्हीं परिस्थितियों का आंकलन करते हुए, क्योंकि उन्होंने सभी तरह की धाराओं में रहते हुए, क्रांतिकारी धारा में भी काम किया, कांग्रेस में रहते हुए भी काम किया, ऐसी सभी धाराओं का आंकलन करने के बाद 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और कुछ बालकों को लेके 15, 16, 17 बालक उनके साथ उन्होंने कहा कि हम आज से संघ की स्थापना कर रहे हैं। कदम मिलाएंगे, 1 2 1 2, बाया बाया दाया बाया। कदम मिलाते हो, चलो सम्यक करो, सम्यक
विजयदशमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा पथ संचालन किया गया और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। मैं इस प्रोग्राम के लिए सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, जो आयोजन इनके द्वारा किया गया।